आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। सनवू ने उस सलामेंडर मॉन्स्टर को मार दिया था, लेकिन उसके बाद भी वहां पे कोई भी गेट अपेयर नहीं हुआ था। सनवू को वहां से कोई भी जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से सनवू वहां पे देखने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्या बाकी है जिसकी वजह से कोई भी गेट अभी तक अपेयर नहीं हुआ है। तो चलते चलते एक पत्थर के पास आता है। उस पत्थर के पास जैसे ही सनवू आता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। सनवू जैसे उस पत्थर के ऊपर हाथ रखता है, सॉरी वो पत्थर नहीं दीवार है, जैसे सनवू उस दीवार के ऊपर हाथ रखता है तो उसे पता चलता है कि ये दीवार कोई असली दीवार नहीं है, बल्कि इस दीवार को एक फॉर्मेशन की मदद से बनाया गया है। ये फॉर्मेशन से बनी हुई एक दीवार है। ये जानते ही सनवू अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो दीवार भी टूटने लगती है। आगे वो दीवार पूरी तरह से टूट जाती है। सनवू अंदर जाते हुए सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि इस जगह पे दुनिया के सबसे बड़े फॉर्मेशन मास्टर सेंग जा उसकी लाश छुपी हो सकती है, या उसकी कोई मार्शल आर्ट की बुक। यही सब सोचते सोचते सनवू उस गुफा के बिल्कुल एंड के पास पहुंच जाता है। सनवू वहाँ पे जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है कि वो जगह पूरी तरह से खाली है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है और आगे का रास्ता भी ब्लॉक है। जिसे देख के सनवू कहता है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना कोई स्केलेटन ना कोई मार्शल आर्ट की बुक, ये जगह तो पूरी तरह से खाली है। लेकिन तभी सनू को पीछे से आवाज आती है, तुम जिसके स्केलेटन के लिए यहाँ पे आए हुए स्केलेटन तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अचानक वहाँ पे किसी की आवाज सुन के सनू चौंक जाता है। वो जल्दी से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और फाइट के लिए तैयार होने लगता है। और वो जैसे पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक ओल्ड मैन होता है, जो उसे देख के कहता है, यंग बॉय तुम्हें इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम बल्कि दूसरे दुनिया के हो। ये सुनकर सनू हैरान हो जाता है। वो अपनी एनर्जी को बंद करते हुए सोचता है, क्या ये जानता है कि मैं जगह पे रिकार्नेट हुआ हूँ। यही सोचकर सनू उस ओल्ड मैन से पूछता है, क्या तुम वही दुनिया के सबसे बड़े फॉर्मेशन मास्टर हो सेंगजा? सेंगजा कहता है, तुम इसका जवाब पहले से ही जानते हो, तो आखिरकार तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? आगे सेंगजा कहता है, जब मैंने हेवन की एनर्जी को पढ़ा था तब वहाँ पे मुझे एक भविष्यवाणी दिखी थी। उस भविष्यवाणी में ये था कि अगर मैंने यहाँ पे अपने स्केलेटन को छोड़ा तो मुझे एक बहुत ही पेनफुल जिंदगी जीने को मिलेगा, और साथ ही साथ एक समय के बाद यहाँ पे एक यंग डीमन आएगा जो मुझे अपना गुलाम बना लेगा। ये सब सुन के सनू सोचता है, लगता है कि वो मेरी ही बात कर रहा है, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहा है। आगे सेंगजा कहता है, यंग मैन तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुम्हारी उस पावर से कोई भी नफरत नहीं है जो मुर्दों को फिर से जिंदा कर सकती है, क्योंकि मैं जानता हूँ भले तुम्हारी पावर काफी ज्यादा ईविल है, लेकिन तुम ईविल नहीं हो, तुम एक काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। इसी की वजह से मैं तुम्हें अपनी पावर देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी पावर को लेना चाहते हो? अगर तुम्हें मेरी पावर नहीं चाहिए तो तुम मना कर सकते हो, मैं तुम्हें इस चीज के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हारी चॉइस है ये मेरी पावर लेना या ना लेना। ये सब सुन के सनू बिना कुछ सोचे समझे सेंगजा का हाथ पकड़ लेता और उससे कहता, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी पावर। ये सुनकर सेंगजा कहता, चलो जबकि तुम इस चीज के लिए मान गए हो तो मैं तुम्हें अपनी पावर ट्रांसफर करने वाला हूँ अभी। यही कहकर सेंगजा अपनी पावर सनवू को देने लगता है और देते हुए सनवू से कहता है, कोई भी ऑर्डिनरी इंसान मेरी पावर को हैंडल नहीं कर सकता है, ना मेरी पावर को समझ सकता है, क्योंकि मेरी फॉर्मेशन की पावर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी वजह से कोई भी ऑर्डिनरी इंसान उसे नहीं समझ सकता है। इसी की वजह से मैं अपनी टेक्निक्स को दो हिस्सों में बांटूंगा, फिर तुम्हें ट्रांसफर करूंगा। पहला होगा इस दुनिया की सारी फॉर्मेशन को तोड़ने की पावर। यही कहकर सेंगजा उसके अंदर वो पावर डालने लगता है, जिसकी वजह से सनवू के पास सिस्टम से काफी सारी नोटिफिकेशन आने लगती है, जहाँ सिस्टम उसे बताता है प्लेयर को एक नई स्किल ऑब्टेन हुई है जिसका नाम है फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन, और साथ ही साथ प्लेयर को मार्शल बुक हिडन रिकॉर्ड ऑफ द ऑल थिंग भी ऑब्टेन हुई है। आगे सेंगजा सनवू से कहता है, प्लीज ये हिडन बुक ऑफ द ऑल थिंग किसी ऐसे इंसान को देना जिसके पास ट्रैप और फॉर्मेशन की काफी ज्यादा नॉलेज हो और वो मेरे जितना ही टैलेंटेड हो कम से कम, ताकि वो मेरी सारी टेक्निक्स को ले पाए और उसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। ये सब सुन के सनू को जुएगन की याद आती है, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा अच्छे फॉर्मेशन की और ट्रैप्स की नॉलेज है। आगे सेंगजा वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं इस दुनिया का फ्यूचर किसी ऐसे इंसान के ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ जो किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ है, इसलिए प्लीज मुझे निराश मत करना। इस बुक को किसी ऐसे इंसान को ही देना जो इसके काबिल है, और जैसे कि तुमने थर्ड ट्रायल पास करने के लिए सबसे पहले खुद को सामने भेजा, ना कि अपने कॉमरेड्स को, वैसे इस दुनिया के इनोसेंट लोगों को बचाना अपने से पहले। अब मैं अपनी सारी चीजों को तुम्हें देके जा रहा हूँ, अपनी उम्मीद, अपनी पावर, सारी चीजें तुम्हें देके जा रहा हूँ, इसलिए मेरी उम्मीद को तोड़ना मत। सनवू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस दुनिया को ब्लड सेक्स से जरूर बचाऊंगा। सेंगजा जैसे ही वहाँ से जाता है वो गुफा कोलैप्स होना चालू हो जाती है, वो गुफा टूट के गिरने लगती है। ये देख के सनवू जल्दी से उस गुफा से बाहर निकलता है। सनवू जैसे उस गुफा से बाहर निकलता है वो गुफा कोलैप्स हो जाती है और वहीं पे ढह जाती है, और सनवू के कॉमरेड्स जैसे ही गुफा ढहने की आवाज सुनते वो जल्दी से दौड़ते हुए अंदर की तरफ आते और सनवू से पूछते, क्या आप ठीक हैं? सनवू मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैंने थर्ड ट्रायल को भी कंप्लीट कर लिया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, टियानमू माउंटेन के ऊपर एक पेड़ का सीन दिखाया जाता है, जिस पेड़ के अंदर अचानक से दरारें आने लगती है और दरार बहुत ही बड़ा हो जाता है और वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है जिसके अंदर से सनवू और उसकी टीम बाहर आती है। तभी जुगेगन वहाँ पे देखते हुए कहने लगता है, क्लैन लीडर जितनी जल्दी हो सके हम इस वुडन बॉक्स को यहाँ पे गाड़ देते हैं और पेड़ की एक टहनी लेके यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि वो कमीने बैंडिट्स हमें ढूंढ ले और हमें पकड़ ले। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग एग्जैक्ट उसी जगह पे निकले होते हैं जहाँ पे उन लोगों को उस वुडन बॉक्स को गाड़ना होता है। उस जगह को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो जगह एक कब्रिस्तान है, क्योंकि वहाँ पे और भी काफी सारे लोगों की कब्र होती है। तभी सनवू जुगेगन से कहता है कि हमें इन सभी चीजों की जरूरत नहीं है। जुगेगन
जुएगन कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन है क्लैन लीडर, क्योंकि हेवनली फेवर बैंक को ये कैसे पता चलेगा कि हमने इस वुडन बॉक्स को यहाँ पे गाड़ा है कि नहीं। हमें तो बस डिवाइन ट्री की एक ब्रांच की जरूरत है जिससे हम उन्हें साबित कर सके कि हमने इस वुडन बॉक्स को यहाँ पे गाड़ा है। तो इस बॉक्स को छोड़िए और हम इसे गाड़ते नहीं है, हम बस डिवाइन ट्री के एक ब्रांच को लेते हैं और वहाँ से जल्दी से निकलते हैं। सनवू कहता है हमें डिवाइन ट्री के ब्रांच की भी कोई जरूरत नहीं है। जुएगन कहता है तो हम हेवनली फेवर बैंक को ये साबित कैसे करेंगे कि हमने इस वुडन बॉक्स को यहाँ पे गाड़ा है। हमें हेवनली ट्री के ब्रांच की जरूरत पड़ेगी ये साबित करने के लिए। वो इतना कहता है कि तभी जुएगन किसी चीज को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। हमें दिखाया जाता है काफी सारे लुटेरे उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और वहीं पे उन सभी का लीडर सोच रहा होता है जब हमारे बॉस को ये न्यूज मिली थी कि यून क्लैन के कुछ लोग हमारे टियानवू माउंटेन के ऊपर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने पूरे जंगल को छान मरवाया था, लेकिन हमें जंगल में कोई भी नहीं मिला था, जिसकी वजह से हमें लगा था कि यून क्लैन वापस लौट गया है। लेकिन अचानक ये सारे कमीने यहाँ तक कैसे पहुँच गए। यही सोचकर वो सनवू और सनवू के स्क्वाड से काफी ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहता है आखिरकार तुम सभी कमीनों की हिम्मत कैसी हुई हमारे होली प्लेस पे आने की और वहाँ पे कदम रखने की, जबकि तुम सभी लोगों ने हमारे होली प्लेस पे कदम रख ही दिया है, तो तुम सभी में से आज कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। फिर वो अपने सभी साथियों से कहता है सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाओ, आज इनमें से कोई भी एक सिंगल इंसान भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर उसके सारे साथी फाइट के लिए तैयार हो जाते और अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं। ये देख के सनवू की स्क्वाड भी जल्दी से फाइट के लिए तैयार हो जाती है और अपने अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है। और वहीं पे सनवू ये सब देखते हुए सोच रहा होता है उनमें से अधिकतर जेनिथ लेवल पे हैं और उन सभी में से 40 जेनिथ के एडवांस लेवल पे हैं। सनवू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है उन सभी बैंडिट के पीछे से एक इंसान बाहर निकलता है और उन सभी बैंडिट से कहता है जो जहाँ पे है वहीं पे रुक जाए, कोई भी उन सभी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। ये सुनकर सनवू सोचता है उस बंदे की जो आवाज है वो बिल्कुल एक शेर के दहाड़ने जैसी है, लगता है कि यही है टियानवू माउंटेन का रूलर। आगे हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये इंसान टियानवू माउंटेन का रूलर होता है, नाम गैंग। नाम गैंग सनवू और उसके स्क्वाड को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सनवू और उसके स्क्वाड के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है और उसका प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि सनवू के सारे टीममेट की हालत खराब होने लगती है, वो उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे होते हैं। और वहीं पे सनवू को इस प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। सनवू बड़े आराम से वहाँ पे खड़ा होता है और अपने मन के अंदर उसे देखते हुए सोच रहा होता है ये बंदा ट्रांसेंडेंट लेवल के शुरुआती लेवल पे और इसकी की भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन भले ये चाहे कुछ भी हो इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी और मेरे स्क्वाड के ऊपर प्रेशर डालने की। फिर सनवू भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसकी एनर्जी को काउंटर करने लगता है और उन दोनों की एनर्जी का बहुत ही जोरदार क्लैश हो रहा होता है। वो दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को ब्लॉक कर रहे होते हैं और काउंटर कर रहे होते हैं। तभी नाग गैंग दिखता है कि उसकी जो एनर्जी होती है वो सनू से टकरा नहीं होती है, बल्कि सनू के पास जाके उसे डिफ्लेक्ट हो जा रही होती है, जिसे देख के नाग गैंग कहता है मेरी जो एनर्जी है इस बंदे के पास जाके डिफ्लेक्ट हो जा रही है, इसे टकरा नहीं पा रही है। ये बच्चा सच में इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर कुछ तो बात है। और वहीं पर इन पीछे खड़ी होकर ये सब देखते हुए सोच रही होती है अगर हम इसे फेस टू फेस लड़ते हैं तो हमारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि हमें साफ तौर पे देख सकते हैं कि हम उनसे नंबर्स में और पावर में काफी ज्यादा कम हैं। अगर इस तरह हम उनसे लड़ेंगे तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, हर एक कोई यहाँ पे मारा जाएगा। क्या मुझे यहाँ पे सभी लोगों की जान बचाने के लिए ये रिवील कर देना चाहिए कि मैं मुरीम एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो वो लोग बिल्कुल भी हमें नहीं मारेंगे, क्योंकि वो लोग मुरीम यूनियन से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहेंगे, जिसकी वजह से हम सभी की लाइफ यहाँ पे बच जाएगी। लेकिन इसके बाद मुझे अपनी पूरी लाइफ शर्मिंदगी में गुजारनी होगी, क्योंकि मैं मुरीम यूनियन से होकर एक क्लैन के अंदर एक स्टैंड बाय का काम कर रही हूँ। लेकिन मेरा ऑनर यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी की लाइफ से ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं अपनी पहचान को यहाँ पे रिवील करने वाली हूँ। अभी रीन जैसी अपनी पहचान को रिवील करने आती है तभी सनवू चिल्ला के कहता है मेरा नाम है यून सनवू और मैं यून क्लैन का लीडर हूँ। ये सुनकर नाग गैंग कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारे नाम से कोई फर्क पड़ने वाला है? मुझे उस कमीने का नाम जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जो उस घटिया से वुडन बॉक्स को यहाँ पे दफनाने आया है। यही कहकर नाम गैंग टेलीकिनेसिस पावर से सनवू के हाथ से उस वुडन बॉक्स को छीन लेता है और उस वुडन बॉक्स को अपने पास ले लेता है। ये देख के रीन सोचती है तो की टेलीकिनेसिस है, इसका तो सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्होंने असेंडेंट लेवल को रीच कर लिया हो। आगे नाग गैंग काफी गुस्से में सनवू से कहता है तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे कदम हमारे होली लैंड पे रखने की? तुम अपने लालच की वजह से यहाँ पे आए हो और तुम्हें अपनी लालच की कीमत अपने जान से चुकानी होगी। ये सुनकर सनवू कहता है सीनियर मुझे लगता है कि आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। नाग गैंग पूछता कि मुझे किस तरह की गलत फहमी हो गई है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सनवू कहता मैं यहाँ पे हेवनली फेवर बैंक के मिशन को पूरा करने के लिए नहीं आया हूँ। नाग गैंग पूछता कि फिर तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? सनवू कहता है मैं यहाँ पे आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। ये सुन के नाग गैंग कहता कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे ऐसा कुछ बोलोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा और यहाँ से जिंदा जाने दूंगा? अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो तुम्हें ये भूल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी स्वॉर्ड निकाल के मुझसे लड़ाई करनी चाहिए। अगर तुम मुझसे फाइट में जीत गए तो तुम यहाँ से जिंदा जा पाओगे। सनवू कहता है मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, आप मेरी बात को नहीं मानने वाले, इसलिए मुझे फाइट करना ही होगा। यही कहने के साथ सनवू अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद फाइटिंग पोजीशन को लेते हुए कहता है अगर ये जूनियर आपके 10 हमलों को झेल गया तो क्या आप इस जूनियर की बात को सुनेंगे? नागेम कहता ठीक है, अगर तुमने मेरे 10 हमलों को झेल लिया तो मैं तुम्हारी बात को
सुनूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने एक ही अटैक में तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा, तुम बेवकूफ लड़के कहीं के। यही कहने के साथ नागैम सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और सनवू के पास पहुंच के अपनी डिवाइन फिस्ट ऑफ द थंडर का यूज करता है। और नागैम जैसे इस अटैक का यूज करता है, नागैम के काफी सारे एनर्जी से बने हुए हाथ बन जाते हैं। इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए सनवू भी अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करता है। और इसी के साथ आज हमारा ये एपिसोड ये खत्म हो जाता है। इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आएगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।